मेरा नाम रुबीना है। जब मेरी शादी को 2.5 साल हुए तो मेरे शौहर मुझे छोड़कर जा चुके थे और उसके पीछे वजह उनकी भाभी बनी जो फयाज से हद से ज़्यादा फ्री थी। रिश्ते वाली जब फयाज का रिश्ता लेकर हमारे घर आईं तो अम्मी बहुत खुश थी क्योंकि अम्मी जैसा चाहती थी वैसा ही रिश्ता आया। बहुत लंबा चौड़ा ससुराल नहीं था। लड़के के वालिदैन फौत हो चुके थे। नंद और जेठ के भी रौले नहीं थे। फयाज के बड़े भाई का इंतकाल हो चुका था और उनकी भाभी जो कि बेवा हो चुकी थी, बस वो फयाज के साथ रहती थी और वही फयाज का रिश्ता देख रही थी क्योंकि फयाज ने ही अपनी शादी की तमाम तर जिम्मेदारी अपनी भाभी के सुपुर्द कर रखी थी। तो ऐसे में अम्मी बहुत खुश थी कि एक तो ससुराल मुख्तसिर है, दूसरा भाभी अगर देवर की शादी कराने में दिलचस्पी रख रही है तो इसका मतलब है कि वो बहुत ही एहसास जिम्मेदारी की मालिक है। अम्मी ने खुशी खुशी मेरा कि आप जाकर उन्हें ये तस्वीर दिखा दें और अगर उन्हें ये पसंद आए तो आप उन्हें हमारे घर ले आइएगा। रिश्ते वाली खाला अगले दिन ही हमारे घर चली आई। वो बहुत खुश थी कि लड़के वालों को लड़की पसंद आ गई है। तो अम्मी की खुशी के मारे आंसू निकल आए क्योंकि अम्मी ने उन्हें एक अरसे से मेरे रिश्ते के लिए कह रखा था, लेकिन खुदा जाने क्या मसलहत थी कि एंड टाइम पर मेरा हर रिश्ता होने से पहले ही ख़त्म हो जाता। शुरू शुरू में जब 2-4 बार ऐसा हुआ तो अम्मी कुछ ज़्यादा फ़िक्रमंद ना हुई, लेकिन जब मुसलसल ऐसा होने लगा तो अम्मी की फ़िक्रमंदी बढ़ गई क्योंकि मैं उनकी इकलौती बेटी थी और अम्मी चाहती थीं कि किसी तरह से मेरा रिश्ता बर वक्त हो जाए और मैं अपने घर की हो जाऊं। ख़ानदान में तो उन्हें कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं थी क्योंकि अपने ही खूनी रिश्तों की डिमांड सुनकर अम्मी की आंखें खुली की खुली रह गईं और जो रिश्ता करना चाहते थे वहाँ अम्मी रिश्ता देना नहीं चाहती थी क्योंकि वो न सिर्फ निखट्टू थे बल्कि उनकी तालीम भी बहुत कम थी और अम्मी नहीं चाहती थी कि मेरा रिश्ता ऐसी जगह हो जहाँ पर लड़का सारा सारा दिन घर में पड़ा चारपाई तोड़ता रहे। लिहाजा जब खाला फयाज का रिश्ता लेकर घर आई तो अम्मी बहुत खुश हुई। फयाज की भाभी को अम्मी का नंबर दे दिया गया। चुनाचे फ़ोन पर जो बात अम्मी ने फयाज की भाभी सलमा से की उसमें तो यही लगा कि वो इंतहाई समझदार बुर्दबार खातून है। तो अम्मी की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। हफ्ते के अंदर अंदर उनकी भाभी हमारे घर आई और मैं उन्हें बेहद पसंद आई तो उन्होंने ही फयाज के रिश्ते की बात को आगे बढ़ाया। अम्मी ने उसी वक्त हाँ कर दी। वो अपने साथ अंगूठी लेकर आई हुई थी कि अगर लड़की वालों की तरफ से हाँ हुई तो वो उसी वक्त अंगूठी पहनाकर ये रिश्ता पक्का कर देंगी। लिहाजा उन्होंने अपने पर्स से अंगूठी निकाली और बिस्मिल्लाह करके अंगूठी मेरी उंगली में पहना दी। तो अम्मी को दी थी कि पहले लड़का देख लें कि वो दिखने में कैसा है, क्योंकि तस्वीरों में तो पता नहीं चलता जितना आमने सामने बातचीत से अगले का अंदाज़ा होता है। दरअसल रिश्ते के वक्त सिर्फ फयाज की भाभी ही सामने आई थी क्योंकि वही सरपरस्त की सूरत में सामने आई। फयाज के वालिदैन तो फौत हो चुके थे और बड़े भाई के इंतकाल को भी 3 साल हो चुके थे और उनकी बहन भी कोई नहीं थी। घर जाती था और फयाज की नौकरी भी अच्छी थी और उनकी भाभी अपने बच्चों के साथ फयाज के साथ ही रह रही थी। सलमा भाभी की बातों से ऐसा ही लगता था कि जैसे वो जल्द अज जल्द फयाज की शादी करवाने में दिलचस्पी रखती हैं। लेकिन अम्मी को बस एक ही बात का एतराज़ था कि रिश्ता होने के वक्त लड़के को भी मौजूद होना चाहिए था। तो सलमा भाभी ने अम्मी को बताया कि क्या खबर थी कि फयाज का रिश्ता इस घर में तय होना लिखा है, वरना हम फयाज को ज़रूर लेकर आते। दरअसल इससे पहले भी एक दो जगहों पर हम रिश्ता लेकर गए। उन्हें फयाज और हमारा घर बार सब पसंद आया, लेकिन लड़की वालों की डिमांड्स इतनी ज़्यादा थीं कि मैं तो किसी न किसी तरह से कबूल कर ही लेती क्योंकि मैं तो हर सूरत फयाज की शादी करना चाहती हूँ। लेकिन जब फयाज ने इन डिमांड्स को सुना तो उसने उसी वक्त इनकार कर दिया। 2 जगहों पर लड़की वालों ने अलग घर और कई तोले सोने की डिमांड की, जिसको फयाज ने किसी सूरत भी कबूल नहीं किया और मुझ पर शदीद गुस्सा हुआ कि लड़की वालों की डिमांड्स अगर अभी इतनी हाई हैं तो जब ये ब्याह कर देंगे तो फिर ये मेरा क्या हशर करेंगे। मैं इतनी डिमांड्स के साथ नहीं चल सकता। वो मेरे साथ भी बहुत लड़ा कि आप भी बस हथेली पर सरसों जमाने की कोशिश कर रही हैं। पहले कम से कम लड़की वालों से अच्छी तरह से अलेक सलेक बढ़ाएं, बस हर जगह अंगूठी लेकर पहुंच जाती हैं। तो सच्ची बात तो ये है कि मैं शशो पंच में ही थी कि खुदा जाने यहाँ पर क्या सूरत हाल बनती है
कैसी नई डिमांड सामने आएंगी, तो खुदा जाने यहाँ पर क्या सूरत हाल बनती है। कैसी नई डिमांड सामने आएंगी, तो मैं तो खौफजदा भी बहुत थी। दूसरी तरफ जब फयाज से मैंने बात की तो वो मेरे साथ आने से इनकारी हो गया। वो तो अब भी मुझ पर खफा था कि आप पहले लड़की वालों से जाकर आराम से मिल लें। अगर वो वाकई अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहते हैं तो पहले उनके मामलात देख लें कि आया वो कोई डिमांड्स तो नहीं कर रहे। तो ऐसी सूरत में मैं भी आ जाऊंगा, लेकिन पहले जाकर आप मालूमात तो लें। तो सच्ची बात तो ये है कि मुझे क्या पता था कि आप लोग मुझे इतने पसंद आएंगे कि मैंने फटाफट अंगूठी निकालकर लड़की के हाथ में पहना दी। अगर मुझे आपकी इस फिक्रमंदी के बारे में इल्म होता तो मैं फयाज को अपने साथ लेकर आती। लेकिन अभी भी कोई मसला नहीं है, मैं आपको अपने घर में दावत देती हूँ। आप आए, हमारा घर बार देखें, फयाज से भी मिले। अब तो हमारे दरमियान रिश्ता तय है, तो एक दूसरे के घर बार को देखने में कोई मजायका नहीं। आप भी अच्छी तरह से तसल्ली कर। अम्मी तो फयाज की भाभी की बातें सुनकर लट्टू ही हो गई। वो तो सुबह शाम फयाज की भाभी की तारीफों में ज़मीन आसमान के कुलाबे मिलाने लगी। और जब फयाज की भाभी सलमा ने अम्मी को अपने घर आने की दावत दी तो अम्मी फ़ौरन तैयार हो गईं और रिश्ते वाली खाला के साथ वो फयाज के घर गईं। घर काफ़ी बड़ा था और सबसे अच्छी बात ये थी कि ये घर उनका ज़ाती था। और अम्मी की ये दिली ख्वाहिश थी कि वो मुझे जिस घर में ब्याहें कम अज़ कम घर तो उनका ज़ाती हो। तो अम्मी की ये ख्वाहिश तो पूरी हो गई। अम्मी फयाज से भी मिली तो उन्हें पहली नज़र में ही फयाज बहुत अच्छा लगा। अम्मी ने बैठे बैठे ही एक बात नोटिस की कि फयाज अपनी भाभी का बहुत ही ताबेदार है। वो कोई भी बात करता तो फ़ौरन ताइदी अंदाज में अपनी भाभी को ज़रूर देखता था। भाभी का इस घर में वावा कंट्रोल था। ये बात बस अम्मी को ऐसे ही महसूस हुई, लेकिन फिर उन्होंने इस पर ज़्यादा टेंशन नहीं ली। ये सोचकर कि जाहिर है घर में वही बड़ी हैं, तो सारे मामलात को वही हैंडल कर रही हैं, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बल्कि ये बात तो इंतहाई अच्छी है कि इस घर में औरत का एहतराम मौजूद है, क्योंकि अम्मी ने अपनी सारी ज़िंदगी इसी एहतराम की कमी अपने घर में देखी थी। अब्बा जब तक हयात रहे उन्होंने कभी भी अपनी माँ बहनों के सामने अम्मी का एहतराम ना किया, ना ही वो उनकी इज्जत करते थे। जब दिल चाहा हल्की बात कर दी और किसी आय का भी ख्याल मलहूज़े खातिर ना रखा। अम्मी अब्बू के मुकाबले में काफ़ी पढ़ी लिखी थी, इसी वजह से वो अब्बा की इन बातों को बहुत महसूस करती थी। लेकिन सब्र शुक्र के साथ अपने मुंह को ताला लगाए वो अब्बा के साथ वक्त गुजारती चली गई। अब्बा के जाने के बाद अम्मी की शदीद तरीन ख्वाहिश यही थी कि मुझे जो घर भी मिले वहाँ पर रिश्तों का एहतराम अव्वलीन तरजीह हो। और ये सब कुछ वो फयाज के घर में देख रही थी कि वो अपनी भाभी का कितना इतना एहतराम करता है, हर बात में उनसे राय लेता है। अम्मी ने मेरा जहेज़ तो मैट्रिक के बाद ही जमा करना शुरू कर दिया था। लिहाजा जब फयाज की भाभी ने शादी की तारीख तय करने की बात की तो अम्मी को जहेज़ की फ़िक्र में हाथ पैर नहीं पड़े, बल्कि उन्होंने बहुत आराम से शादी की तारीख पर हाँ कर दी। और यूं एक माह के अंदर अंदर मैं अपनी माँ के घर से फयाज के घर उसकी दुल्हन बनकर आ गई। मैं दुल्हन बनकर जिस कमरे में आई वो कमरा काफ़ी छोटा था। मैं हैरान नज़रों से उस कमरे को देखे जा रही थी। अम्मी ने तो कहा था कि उनका घर काफ़ी बड़ा और कमरे काफ़ी कुशादा हैं, तो फिर ये कमरा इतना स्टोर रूम जैसा क्यों है? कमरे की सजावट भी कोई ख़ास नहीं थी, बल्कि ना होने के बराबर थी। ये चीज़ पहली नज़र में ही मैंने महसूस की। इस कमरे में कोई खिड़की भी नहीं थी, तो मेरा दम घुटने लगा। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मुझे लगा कि फयाज है। ये अंदर आई तो मैं हैरत से उनकी तरफ देखने लगी। तुम अब तक क्यों बैठी हो इस तरह? वो मुझे देखकर अजीब से लहजे में बोली तो मैंने सर उठाकर उनकी तरफ हैरत से देखा। भाई जाकर कपड़े वपड़े बदल लो और आराम से रिलैक्स होकर बैठो। हो गई शादी बस, अब किस लिए इतना बन सवर के बैठी हो? तो मैं उनकी बातें सुनकर परेशान हो गई कि ये सठिया तो नहीं गई। भला मैं दुल्हन हूँ और बन सवर के अपने दुल्हा के लिए बैठी हूँ, तो इन्हें क्या मसला है और ये ऐसा क्यों कह रही हैं? मेरे जहन में अजीब अजीब से सवाल नाग की तरह सर उठाए खड़े हो गए। और ये वही लम्हा था जब मेरा माथा ठुनका। उन्होंने मेरा कपड़ों का अटैची केस खोला और उसमें से एक सादा सा सूट निकालकर मेरे सामने बेड पर फेंका और कहा, ये पहन लो और आराम करो। फिर वो जाने के लिए मुड़ गई तो मैं हक्का बक्का कभी अपने सामने पड़े सूट को
और कभी सलमा भाभी को देखने लगी कि अचानक दरवाजे के पास जाकर वो रुकीं और फिर मुड़े के पास जाकर वो रुकीं और फिर मुड़े बगैर उन्होंने कहा, फयाज सो चुका है, बहुत थक गया है, तुम भी सो जाओ। और ये कहकर उन्होंने गर्दन मोड़कर मेरी तरफ देखा तो मुझे उनकी आंखों में अजीब तंजिया सी मुस्कुराहट नजर आई, जिसका मफहूम मैं उस वक्त तो ना समझ सकी, लेकिन उनकी बात सुनकर मुझ पर एकदम से बेजारी उतर आई कि शादी तो हम दोनों की हुई है और थकावट भी एक जैसी ही है, फिर वो यहाँ आए बगैर कहीं और कैसे जाकर सो सकता है। सलमा भाभी जा चुकी थी और मैं अभी तक टिकटिकी बांधे दरवाजे को तके जा रही थी कि कहीं ये सब मजाक तो नहीं। लेकिन जब 1 घंटा गुजर गया तो बिल आखिर में उठी और अपना भारी कामदार लहंगा उतारकर मेकअप साफ किया और वो सादा प्लेन सूट पहनकर मैं वॉशरूम से बाहर ये सोचकर निकली कि शायद फयाज कमरे में आ गए हों और शायद सलमा भाभी मजाक कर रही हों, लेकिन खाली कमरा मेरा मुंह चिढ़ा रहा था। थकावट से तो मेरा भी बदन टूट रहा था, मगर मेरी नज़रें बदस्तूर दरवाजे पर टिकी हुई थीं। एक तो बिल्कुल नई जगह और ऊपर से मेरा शौहर भी न जाने कहाँ सो रहा था, तो ये चीज़ मुझे और भी बेचैन करने लगी। तो मैं उठकर दरवाजे के पास आई और थोड़ा सा सर निकालकर बाहर देखने लगी। उस कमरे से बाहर एक अजीब सा सन्नाटा और खामोशी महसूस हुई। मैं काफ़ी देर यूं ही कान लगाए खड़ी रही कि शायद कोई आवाज़ मेरे कानों में आए तो मैं बाहर निकलकर फयाज का पूछूं या कम से कम फयाज के पास पहुंच जाऊं। लेकिन काफ़ी देर गुजरने के बाद भी जब मुझे कोई आवाज़ सुनाई न दी तो मैं पलटकर कमरे के अंदर आई और बेड पर लेट गई। ये बेड मुझे किसी कांटे की तरह चुभ रहा था। समझ नहीं आ रही थी कि ये हो क्या रहा है। ऐसा तो न कभी सुना और न देखा कि शौहर पहली रात बीवी के बगैर ही कहीं और सो रहा हो। शादी तो मेरी भी हुई थी, मैं भी तो इंतज़ार में थी और परेशान भी। सुबह जब मेरी काफ़ी देर बाद आंख खुली तो मेरी परेशानी और भी बढ़ गई कि फयाज अभी तक कमरे में नहीं आया था। मैं फ़ौरन उठी, हाथ मुंह धोया और बाहर निकली तो मुझे बातों की आवाज़ें सुनाई दी, तो मैं उसी सिमत में चलने लगी। बातों की आवाज़ किचन से आ रही थी तो मैं भी आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए किचन के करीब आई तो किचन की खिड़की से नज़र आते हुए मंजर पर मेरे कदम जैसे ज़मीन पर जम से गए। फयाज और उसकी भाभी सलमा मज़े से खुशगपियों में मसरूफ़ थे और भाभी सलमा फयाज की किसी बात पर ज़ोरदार कहकहा लगा रही थी। फयाज मज़े से नाश्ता कर रहा था, वो भी मेरे बगैर। तो मुझे इंतहाई अचंभा हुआ कि ये किस किस्म का शौहर है कि जिसे अभी तक अपनी बीवी के कमरे में आने की फुर्सत नहीं हुई और वो यहाँ पर अपनी भाभी के साथ बैठा मज़े से नाश्ता भी कर रहा है। और उसने एक बार भी पलटकर मुझसे नाश्ते का पूछना तक गवारा नहीं किया। मज़े से नाश्ता भी कर रहा है और उसने एक बार भी पलटकर मुझसे नाश्ते का पूछना तक गवारा नहीं किया कि जैसे मैं तो यहाँ कोई वजूद ही नहीं रखती। जाने क्यों इस मंजर को देखकर मेरे दिल में गिरह सी पड़ गई और मैं उल्टे कदमों दोबारा अपने कमरे में आकर बैठ गई। ये सारा क्या मामला है, मेरी समझ से तो बिल्कुल ही बालातर था। मैं बेचैनी से कमरे में टहलने लगी कि तभी कमरे में दस्तक हुई तो मेरा दिल धक धक करने लगा। मुझे लगा कि फयाज होंगे, मगर जो ही दरवाज़ा खुला तो सामने अम्मी खड़ी थी। मैं दौड़कर उनके साथ लिपट गई और रोने लगी। मुझे यूं रोता देखकर अम्मी बेहद परेशान हो गई। या अल्लाह खैर, समन क्या बात है, क्यों रो रही हो? तो मैं अपने आंसू पोंछते हुए बात बताने लगी, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरी माँ एक बीमार औरत है। अगर मैं उनसे रात वाले वाक़े का जिक्र करूंगी तो वह बेहद परेशान हो जाएंगी। वो तो मेरी शादी करके बेहद खुश थी और मैं नहीं चाहती अंत और परेशान कर डालूं, इसलिए मैं खामोश हो गई। अम्मी मुझसे पूछती रह गई, लेकिन मैंने ज़बान ना खोली। अम्मी मेरे लिए नाश्ता लेकर आई थी। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखती और आहिस्ता से कहती, फयाज आ जाता तो गरम गरम नाश्ता कर लेता, ये ठंडा हो जाएगा। तो मैं पहलू पे पहलू बदलती चली गई। खुदा जाने फयाज अभी तक कमरे में क्यों नहीं आया। ये बात अगर मैं अम्मी को बताती कि वो तो रात से ही मेरे कमरे में अब तक नहीं आए, तो न जाने अम्मी के दिल पर क्या बीत जाती। थोड़ी देर बाद ही अम्मी ने अचानक मुझे गौर से देखा तो फौरन मुझसे पूछा, क्या बात है समन, सब खैरियत है? फयाज कहाँ है? वो अब तक नहीं आया। मैं तुम लोगों के लिए नाश्ता लाई थी, ना तुम्हारी भाभी अंदर आई हैं और ना ही फयाज। ये दोनों कहाँ हैं?
तो ना चाहते हुए भी मेरे आंसू छलक से पड़े। अम्मी ने इंतहाई फिक्रमंदी से मेरी तरफ देखा, मगर वो इंतहाई जहान दीदा औरत फिर मुझे कहने लगी कि तुम नाश्ता कर लो। तो मैंने अपने आंसू पोंछे और चुपचाप अम्मी का लाया हुआ नाश्ता करने लगी। लेकिन सच तो ये है कि मेरा दिल बिल्कुल भी खाने को नहीं चाह रहा था। लेकिन मारे बांधे 2-4 निवाले मैंने जहर मार किए और फिर अपना हाथ रोक लिया। मैं देखती हूँ फयाज को कि कहाँ है, फिर मैंने घर भी जाना है। अम्मी जूं ही उठने लगी तो मैंने उन्हें मना कर दिया, अम्मी कोई ज़रूरत नहीं है, आप बैठ जाएं आराम से। उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो आकर देखें, आपसे मिलें, बात करें। ना चाहते हुए भी मेरे लहजे में एक तलखी सी उभर आई, तो अम्मी एक गहरी सांस लेकर दोबारा से मेरे सामने बैठ गईं। बार बार वो दरवाजे की तरफ और घड़ी की तरफ देखती और फिर वो उठकर खड़ी हो गईं। अच्छा समन, मैं चलती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। और ये कहकर वो बाहर निकल गईं, लेकिन मेरी आंखें आंसुओं से लबालब भर गईं। बाहर फयाज अम्मी को खुदा जाने मिला या नहीं मिला कर गईं। बाहर फयाज अम्मी को खुदा जाने मिला या नहीं मिला। मैं इसी शशो पंज में नाश्ते के बर्तन उठाकर किचन में रखने लगी तो देखा कि किचन में कोई भी मौजूद नहीं है। मैं हैरान थी कि ये सब लोग कहाँ चले गए। पूरा घर खाली था और वो दोनों मौजूद नहीं थे। या खुदा, बिन बताए ये कहाँ चले गए। अम्मी भी जा चुकी थी, वरना मैं अम्मी को ही रोक लेती। काफ़ी देर बाद फयाज और भाभी घर को लौटे तो मैं बाहर बरामदे में ही बैठी थी। मुझे देखकर भाभी अंदर कमरे में चली गई और उन्होंने मुझसे बात भी करना गवारा ना की, तो मैं हक्का बक्का खड़ी हो गई। फयाज मेरे करीब आए और माजरत खाहाना अंदाज में बोले, रात को मैं जल्दी सो गया था, उम्मीद है तुम नाराज नहीं होगी। तो उनकी बात सुनकर मैंने अपना सर झुका लिया। भला मैं क्या कहती जब उन्हें खुद ही एहसास नहीं था। अभी मैं आने ही वाला था, लेकिन वो भाभी के सर में दर्द था तो मैं उन्हें लेकर नज़दीकी डिस्पेंसरी चला गया। नहीं हो सकी। मैं हैरान थी कि मेरा होने वाला शौहर अपनी नई नवेली बीवी को छोड़कर अपनी भाभी के दुखते सर को लेकर उसका बीपी चेक करवाने चल पड़ा, लेकिन उसे अपनी बीवी के कमरे में आने की तौफीक नहीं हुई। या खुदा, ये क्या माजरा है। मैं हैरत से सोचने लगी, लेकिन फिर बहुत जल्द मैं ये बात जान चुकी कि इस घर में मेरी जेठानी का रिश्ता और मकाम मुझसे भी ज़्यादा है, और वो मुझे अपनी रिश्ते में जेठानी कम और रकीब ज़्यादा लगने लगी। और रकीब क्यों ना लगती, उसकी हरकत भी अजीबो गरीब ही थी। वो अपना और फयाज के लिए खाना अलग बनाती। फयाज जो ही ऑफिस से घर आता तो उसके आगे पीछे ऐसे फिरती जैसे वो उनकी घरवाली हो। उसके खाने से लेकर कपड़े इस्त्री करने तक हर जिम्मेदारी उन्होंने अपने हाथ में ले रखी थी कि मैं अगर फयाज का कोई काम करती तो वो मुझ पर शदीद गुस्सा करती। मैं अगर ऐसे में फयाज से शिकायत करती तो उल्टा फयाज मुझ पर गुस्सा करती तो वो मुझ पर शदीद गुस्सा करती। मैं अगर ऐसे में फयाज से शिकायत करती तो उल्टा फयाज मुझ पर गुस्सा करने लगता कि तुम भाभी के मामलात में दखल ना दो। तो मैं परेशान होकर अपने शौहर को देखती कि उल्टा भाभी हमारे मामलात में दखल दे रही है, और इतनी सी बात फयाज को नज़र नहीं आती। भाभी हर दूसरे दिन फयाज को लेकर घर से निकल खड़ी होती, कभी अपने बच्चों की शॉपिंग तो कभी अपनी किसी ज़रूरत के तहत। वो दोनों बाइक पर ये जा वो जा, और फिर रात को खाना खाकर वो लोग घर लौटते। ये तकरीबन डेली का ही मामूल था। वो घर आकर भी मेरे साथ वक्त नहीं गुजारते थे। तो मैंने फयाज से तंग आकर कहा कि हमें अलग घर लेना चाहिए। न जाने ये बात कैसे भाभी के कानों में पहुंच गई तो उन्होंने घर में क़यामत बर्पा कर दी। भाभी ऊपर वाले पोर्शन में रहती थी, जबकि हम नीचे वाले पोर्शन में रहते थे। लेकिन इस बात के बाद फयाज ने दिन रात भाभी के साथ रहना शुरू कर दिया। मैं जब उनको बुलाने के लिए देते, इस दौरान मैं एक बेटी की माँ भी बन गई। लेकिन हमारे हालात जूं के तूं ही रहे। बेटी की मोहब्बत भी फयाज को अपनी तरफ ना खींच सकी, और फिर हालात इस नहज तक पहुंच गए कि फयाज ने मेरे पास आना ही छोड़ दिया। वो ऑफिस से आकर सीधा ऊपर चले जाते। मैंने अपने हालात के बारे में किसी हद तक अम्मी को आगाह कर दिया। अम्मी भी बेहद परेशान हो गई, और इसी परेशानी में अम्मी की डेथ हो गई तो मैं बिल्कुल ही तने तनहा हो गई। फयाज ना तो मुझे घर का खर्च देते और ना ही किसी तकलीफ और परेशानी में मेरे साथ हॉस्पिटल जाते। मैं इस बर्ते पर यहाँ रहती रही कि शायद वो एक दिन बेहतर हो जाएंगे, लेकिन जब मैंने देखा कि उनके और भाभी के दरमियान नाजायज़ ताल्लुकात बन गए हैं तो मैंने चुपके से घर छोड़ दिया,
کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ ایسے حالات میں رہ کر میری بیٹی پر کوئی غلط اثرات پڑیں اور وہ بھی غلط راہوں پر چل نکلے۔ اس لیے میں وہ گھر چھوڑ کر امی کے گھر آ گئی۔ فیکٹری میں ملازمت کرنے لگی کہ جس سے گھر کا چولہا جل سکے۔ امی کی ڈیتھ اور خاوند کی بے وفائی نے میرے دل کو کڑھا کر رکھ دیا اور میں اکثر بیمار رہنے لگی۔ میرے اس گھر سے نکلنے سے لے کر بیٹی کے جوان ہونے تک فیاض نے پلٹ کر ہم ماں بیٹی کی کوئی خبر نہ لی کہ ہم زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ میں نے فیاض سے طلاق نہیں لی، یہ سوچ کر کہ طلاق یافتہ عورتیں اس سماج میں ایک کٹی پتنگ کی طرح ہوتی ہیں جسے ہر کوئی لوٹنے کے چکر میں ہوتا ہے۔ اس لیے میں صبر سے چپ کر کے بیٹھ گئی۔ اڑتی اڑتی خبریں مجھ تک پہنچی تھیں کہ فیاض نے اپنی بھابھی سے شادی کر لی ہے۔ یہ تو ہونا ہی تھا، کیونکہ ان کے ناجائز تعلق کی نشانی اس دنیا میں آ رہی تھی، تو اسے نام دینے کے لیے انہوں نے نکاح کر لیا۔ اس خبر کو سن کر میں چارپائی کے ساتھ جا لگی اور مجھ سے جاب کرنا مشکل ہو گیا۔ میری صحت نے بالکل ہی جواب دے ڈالا، تو میری جوان بیٹی کو گھر سے نکل کر نوکری کرنی پڑی کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ گھر کا نظام چلانا اس مہنگائی میں میرے لیے ناممکن ہو گیا، تو مہرین نے ایک مال میں نوکری کر لی۔ یہ کاسمیٹک کی شاپ تھی جہاں پر اسے سیلز گرل کی جاب مل گئی۔ وہ کئی بار جاب سے آتے ہوئے اسے دیر سویر ہو جاتی تو ارد گرد کے لوگ باتیں کرنے لگے کہ جوان جہان لڑکی ہے اور راتوں کو دیر سے آتی ہے، تو مجھے بڑی فکر مندی ہوئی۔ اس سے پہلے کہ اس پر کوئی ایسا ویسا الزام لگ جائے، میں نے سوچا کہ اس کا رشتہ کر دوں، لیکن جو لڑکا بھی مہرین کو دیکھنے آتا اگلے دن ہی اس کی موت ہو جاتی، اور یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ اب تو نوبت اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ کوئی بھی اس کے ساتھ شادی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میری اپنی زندگی جو جیسے تیسے گزری، لیکن میری بیٹی کی زندگی تو شروع ہونے سے پہلے ہی مشکلات میں گھری ہوئی نظر آئی، تو میں بہت دکھی ہو گئی۔ میں اکثر راتوں کو جاگتی رہتی، یہ سوچ سوچ کر کہ میرے بعد اس بچی کا کیا بنے گا۔ اسے تو اس کا باپ بھی قبول نہیں کرے گا، اور نہ ہی یہ ان کے گھر میں رہ کر اپنی زندگی گزار سکتی ہے، تو آخر ہوگا کیا؟ میری بے قراری اتنی بڑھی کہ میں راتوں کو تہجد میں روتی اور اس کے لیے دعا کرتی کہ خدایا تو کوئی سبب کر۔ ایک رات روتے ہوئے دعا کرتے کرتے میں سو گئی تو خواب میں نے ایک بزرگ کو دیکھا جنہوں نے مجھے کہا کہ بیٹی کے پیٹ سے کپڑا ہٹا کر دیکھنا، اور یہ بات کر کے وہ غائب ہو گئے۔ تو میں فوراً نیند سے جاگی اور جوں ہی اٹھ کر میں بیٹی کے قریب گئی تو دیکھا کہ وہ سو رہی ہے۔ میں نے مہرین کے پیٹ سے کپڑا ہٹا کر جوں ہی دیکھا تو جان نکلنے لگی۔ مہرین بھی جاگ کر قدموں میں گر گئی، کیونکہ اس کے پیٹ پر 12 مردانہ تصاویر تھیں جو ایک ہی لڑکے کی مختلف پوز سے کھینچی ہوئی تھیں۔ میں نے لرزتے ہوئے لہجے میں اس سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے، تو وہ کہنے لگی، وہ کہتا ہے میری تصاویر اپنے جسم کے مختلف حصوں پر رکھ کر اپنے کیمرے سے تصویر بنا کر مجھے بھیجو، ورنہ میں تمہیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ سلسلہ کب سے چل رہا ہے، تو مہرین نے کہا کہ یہ سلسلہ میرے مال میں کام کرنے سے شروع ہوا ہے۔ یہ مال کے اونر کا بیٹا ہے جو مجھے بلیک میل کر رہا ہے۔ پھر وہ رونے لگی۔ اماں، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، وہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ میں آپ کو یہ سب بتانا چاہتی تھی، لیکن آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، میں نے سوچا کہ آپ پریشان ہو جائیں گی۔ میں نے اسے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا اور اسے سمجھایا کہ اس طرح کی بلیک میلنگ سے زندگی نہیں گزرتی۔ تم آج اس کی یہ باتیں مان رہی ہو، کل وہ تمہیں اس سے زیادہ غلط حرکت کرنے کو کہے گا، تو کیا تم اپنی عزت بھی داؤ پر لگاؤ گی؟ تو وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ پھر اماں آپ بتائیں میں کیا کروں؟ تو میں نے اسے تسلی دی کہ اللہ خیر کرے گا، تم پریشان مت ہو۔ میں اگلے دن اپنے ملک کے انچارج اصغر بھائی سے ملی، جن کے پاس میں نے مہرین کی پیدائش سے لے کر اس کے جوان ہونے تک کام کیا تھا، اور وہ میری بے حد عزت کرتے تھے اور مجھے اپنی بہن کہتے تھے۔ میں نے ان کے سامنے یہ سارا معاملہ رکھا تو انہوں نے اپنے ایک انتہائی ایماندار دوست جو پولیس میں افسر تھا ان سے مدد مانگی۔ انہوں نے مجھے امید دلائی کہ وہ جلد ہی اس معاملے کو حل کر لیں گے، انہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر انہوں نے اپنے پولیس کے روایتی ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہوئے مل کے اونر کے بیٹے کو حراست میں لیا، اسے کچھ دن حوالات کی سیر کروائی، تو اس نے مہرین اور مجھ سے معافی مانگی۔
اور وعدہ کیا کہ آئندہ وہ کبھی بھی مہرین کو یا اس جیسی مجبور لڑکیوں کو جو ان کے ہاں کام کرتی ہیں انہیں مال غنیمت نہیں سمجھے گا، بلکہ انہیں اپنی بہنوں کی طرح مان دے گا اور عزت کرے گا۔ میں نے دوبارہ مہرین کو اس مال کرنا ایسا ہوا کہ اصغر بھائی نے اپنے بیٹے کے لیے مہرین کا رشتہ مانگ لیا تو میں سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ اللہ کے فضل سے میں مہرین کی شادی کر کے اس کے فرض سے سبکدوش ہو چکی ہوں۔ لیکن میری یہ تمام کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، آخری دم تک اپنے بل بوتے پر لڑنا چاہیے۔ اور جاب کرنے والی بچیوں کو یہ پیغام دوں گی کہ اگر کوئی بد فطرت ان کا راستہ روکتا ہے یا مشکل کھڑی کرتا ہے تو اس سے ڈرے نہیں بلکہ اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں۔